नमस्कार। ज्योग्राफी की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग प्रायद्वीपीय भारत का पठार पढ़ रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पठार को हमने अलग अलग हिस्सों में बांट के पढ़ा था। उसमें से एक हिस्सा हमने निपटाया था जिसका नाम है अरावली। अरावली से पहली क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने वो क्लास देखी होगी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप शुरुआत पिछली क्लास से करिए, प्रायद्वीपीय भारत के पठार की शुरुआत, जहां से हमने उसका क्लासिफिकेशन किया, और उसके बाद फिर आगे बढ़िए। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और उसी से फिर हम सवाल देखेंगे कि कितने सवाल हम बना पाते हैं। आज हम इस लेक्चर में एक काम करेंगे कि शुरुआत में हम चीज़ों को पढ़ेंगे, फैक्ट्स को जानेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, और फिर हम देखेंगे कि इस इन्फॉर्मेशन का एग्जाम में हम किस तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। यानी हम बाद में कुछ सवालों को लाएंगे जो हमारे आज की क्लास से पढ़ाए हुए तथ्यों से संबंधित होंगे। रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि ये हमारा पूरा हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। उस पठार में कौन कौन से हिस्से हमने बांटे। एक हमने कहा केंद्रीय उच्च भूमि है, इसको हमने नाम दिया कि ये यहाँ पे इस तरीके से ये वाला एरिया केंद्रीय उच्च भूमि का है, जिसको हमने कहा सेंट्रल हाईलैंड। एक हमने बताया कि यहाँ पे एक हमारा ईस्टर्न प्लेटू है, यानी पूर्वी पठार है। ऐसे ही हमने एक चीज यहाँ पे जानी कि यहाँ पे एक मेघालय का पठार है। ऐसे ही हमने कहा कि यहाँ पे दक्कन प्लेटू है। दक्कन प्लेटू में महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल रहेंगे। ऐसे ही हमने देखा कि एक वेस्टर्न घाट है और एक ईस्टर्न घाट है। ये हमने मेन क्लासिफिकेशन किया था भारत के प्रायद्वीपीय पठार का। उस प्रायद्वीपीय पठार में हमने पहले सेंट्रल हाईलैंड को उठाया, और सेंट्रल हाईलैंड में जिस संरचना को हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं उसका नाम है अरावली। अरावली हमने इससे पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। अरावली के बारे में फैक्ट यह है कि दिल्ली से शुरुआत होती है, गुजरात तक आती है, लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। आप देखेंगे अरावली एक जल विभाजक का काम करती है, एक जलवायु विभाजक का काम करती है। अरावली के बारे में तथ्य यह है कि अरावली प्राचीनतम मुड़दार पर्वत है जो आज अवशिष्ट के रूप में मौजूद है, यानी एक अवशिष्ट पर्वत है जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेजिडुअल माउंटेन है। इसके बाद अरावली के बाद प्रायद्वीपीय भारत के पठार में केंद्रीय उच्च भूमि में जो हिस्सा आता है उसे कहते हैं मेवाड़ का पठार। जो ग्रीन कलर का यहाँ पे आप स्पॉट देख रहे हैं वो मेवाड़ के पठार को इंडिकेट करता है। अगर बाकी जो जानकारी हम देंगे उसके बिना अगर आपको जस्ट अभी बताना हो कि मेवाड़ के पठार की क्या विशेषता है, तो आप मैप देख के बता सकते हैं कि मेवाड़ का पठार वो संरचना है जो अरावली को मालवा के पठार से, यहाँ पे ये जो रेड कलर का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर का हिस्सा मालवा का पठार है। अरावली को मालवा के पठार से अलग करने वाली संरचना का नाम ही मेवाड़ का पठार है। हम आपको बता दें कि ये जो मेवाड़ का पठार है, मेवाड़ के पठार का जो विस्तार है वो आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखने को मिलेगा। पहले हमने आपको अरावली बताया। अरावली में हमने लूनी नदी को मेन देखा जो अंतःस्थलीय प्रवाह का उदाहरण है। एक नदी हो गई, नदियां अलग से पढ़ेंगे, बट आप क्या करिए, एक चीज जब आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए कि अधिकतम चीजें उसके बारे में जान लें। तो जैसे हमने अरावली को पढ़ा, अरावली के बारे में हमने जाना कि वहां से एक लूनी नदी निकलती है जो अंतःस्थलीय प्रवाह का उदाहरण है या अपवाह का उदाहरण है, जो सामान्य दिनों में आप देखेंगे नॉर्मली वो अरब सागर तक नहीं जाती है, यानी स्थलीय में ही कहीं ना कहीं पे विलुप्त हो जाती है, और वो स्थान है कच्छ का रण। ये हमने जान लिया था। अब हम मेवाड़ का पठार पढ़ रहे हैं। मेवाड़ के पठार से जिस नदी का संबंध है उसका नाम है बनास नदी। क्या नाम है? बनास नदी। ऐसे ही हम इसके बाद देखेंगे, यहाँ पे एक पठार होगा मालवा का पठार, उसको देखेंगे। मालवा का पठार किस किस राज्य में अवस्थित है, मालवा के पठार में बाकी क्या विशेषताएं हैं। इस मालवा के पठार के बाद हम जानेंगे बुंदेलखंड के पठार को। उसके बाद हमें देखना है बाघेलखंड का पठार, और इस तरीके से हम ये सेंट्रल हाईलैंड का मेन हिस्सा कवर कर लेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे यहाँ पे जिसको हम कहते हैं पूर्वी भारत का पठार। देखिए, जितनी ज्यादा चीजें आप इस मैप में देख के समझ जाएंगे उतनी चीजें लंबे समय तक याद रख पाएंगे। शुरुआत करते हैं मेवाड़ के पठार से, यानी मेवाड़ प्लेटू से। इसका विस्तार कहां पे देखने को मिलेगा आपको? राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। क्या विशेषता है? अरावली पर्वत को मालवा के पठार से, अभी आपने देखा अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करने वाली संरचना का नाम ही हम क्या दे देते हैं कि वो मेवाड़ का पठार है। चंबल नदी है, एक नदी है चंबल नदी, उसकी एक सहायक नदी है, उसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है बनास। बनास नदी के अपवाह क्षेत्र का संबंध आपको मेवाड़ के पठार से देखने को मिलेगा। ये मेन विशेषता है मेवाड़ के पठार की। इससे ज्यादा आपको इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद एक क्लासिफिकेशन है मध्य भारत का पठार। अगर आप देखेंगे धरातलीय दृष्टि से मालवा पठार का उत्तरी भाग ही क्या है? मध्य भारत का पठार है। कहां कहां पर अवस्थित है? मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसकी अवस्थिति आपको मिलेगी।
मेन बात इसके बारे में यह है कि राजस्थान में इसी को हिड़ोती का पठार कहा जाता है। कभी आप आरएस की परीक्षा दें या कोई ऐसी परीक्षा दें जिसमें इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं जिससे मध्य भारत के बारे में सवाल बनाता है, और लगभग हर आयोग नॉर्थ इंडिया का इसके बारे में सवाल बनाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है सिंपली कि हिड़ोती का पठार निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। हो सकता है ऑप्शन में आपको मध्य भारत का पठार देखने को मिले, हो सकता है ऑप्शन में वो आपको मालवा का पठार दे। क्यों? क्योंकि मालवा के पठार का उत्तरी भाग ही हमने आपको बताया है कि मध्य भारत का पठार है, तो इसमें से कोई भी दे सकता है आपको। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, हिड़ोती का पठार मध्य भारत के पठार को ही कहा जाता है। इस पठार पर चंबल, पार्वती इस तरीके की नदियां बहती हैं, तो इसका संबंध जो है चंबल नदियों और पार्वती नदियों से भी। इसके बाद नेक्स्ट पठार का नाम है मालवा का पठार। मालवा का पठार कई सेंस में महत्वपूर्ण है। मालवा के पठार से कई बार बहुत सारे सवाल पूछता है। मालवा के पठार की एक विशेषता यह है कि मालवा का पठार हमें तब भी पढ़ना रहेगा जब हम मिट्टियां पढ़ेंगे, जब हम सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे, तब भी आप मालवा के पठार को पढ़ेंगे। इसके अलावा जब आप एग्रीकल्चर पढ़ेंगे किसी भी परीक्षा में जिसमें एग्रीकल्चर से संबंधित सवाल आते हैं, तब भी आपको मालवा के पठार की इंपॉर्टेंस को जानना पड़ेगा। तो मालवा का पठार क्या है? पहली बात तो यह है कि मालवा का पठार मेवाड़ के पठार के बाद शुरू होता है। अगर आप इसके विस्तार के बारे में बात करें तो इसका विस्तार आपको गुजरात राज्य में, राजस्थान राज्य में और मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये पॉइंट आपको नोट करना चाहिए कि इसका विस्तार कहां से कहां तक आपको देखने को मिलेगा। आप क्या कर सकते हैं, एक ब्लैंक मैप ले सकते हैं, पॉलिटिकल मैप जो ब्लैंक हो, और उसमें क्या करिए, आप उस मैप में केवल और केवल मालवा के पठार को मार्क करिए और वहां वहां तक मार्क करिए जहां जहां तक आपको बताया गया है। एक बार आपने उसका डिमार्केशन कर दिया कहां से कहां तक है, उसके बाद आप क्या करिए, इसमें जो हम मालवा के पठार में आपको विशेषताएं बता रहे हैं वो सारी विशेषताएं आप उस मैप में लिख लीजिए। वो जो आपने सर्किल बनाया है मालवा के पठार का, उसमें वो सारी छोटी छोटे करके सारी विशेषताएं लिख लीजिए। इसी तरीके से आपके 4 से 5 मैप बनेंगे, इंडिया के 4 से 5 मैप होंगे जिसमें सारे पठार कंप्लीट हो जाएंगे। और वो जो आपका नोट्स बनेगा 4 से 5 पेज का, जो आपका मैप वाला नोट्स बनेगा, उसके एवज में ये नोट्स कुछ नहीं है। आपको इनको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको एक बार उसको देखना पड़ेगा क्योंकि वो चीजें आपकी लिखी हुई है। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, मैं बच्चों को बार बार कहता हूं कि देखिए, आपको जितनी चीजें पढ़ाई जाती हैं या जितनी चीजें आप अपने आप से पढ़ते हैं, उन सारी चीजों को आप कंसाइज करने की कोशिश करिए। क्योंकि अल्टीमेटली जिस दिन डिसाइडिंग डे होगा, डी डे होगा, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, उससे एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले जब आप रिवाइज करेंगे, तब आप तभी रिवाइज कर पाएंगे जब आपके पास चीजें कंसाइज वे में होंगी, यानी शॉर्ट होंगी। अगर आपके पास ऐसा का ऐसा बड़ा का बड़ा बल्कि नोट्स है जो आपने पाइलअप करके रखा था, उसको बाद में सारी चीजों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करिए, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे यहां से आप पढ़ रहे हैं, हम आपको एक वो पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे और इस पीडीएफ को आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे। उसके बाद आप क्या करिए, इसमें से अपने स्तर पर जाकर सिनॉप्सिस बनाइए। यकीन मानिए, अगर आप इस तरीके का काम करते हैं, थोड़ी मेहनत जरूर लगती है, बट वो चीजें आपकी अपनी हो जाती हैं। जब तक आपने टीचर के दिए हुए नोट्स को एज इट इज बना के रखा, तब तक वो नोट्स टीचर के हैं, आपके नहीं है। आप बस उसे मगअप करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसे केवल और केवल निगलने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ऐसा चाह रहे हैं कि कहीं जाके हम इसका वोमिट कर दें। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप नोट्स को अच्छे से रिवाइज करके उसे कंसाइज, उसके सिनॉप्सिस नहीं बनाते हैं, तब तक चीजें क्लियर नहीं होती हैं। तो आप क्या करिए, नोट्स लीजिए और उनको कंसाइज वे में उनके सिनॉप्सिस बनाने की कोशिश करिए। तो जो मैंने आपको मैप वाला सेक्शन बताया, ये सिनॉप्सिस है। फिर आपको ये नोट्स उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 पेज में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और वो भी बिना याद करे, बिना लिखे। तो देखिए क्या बताया, इसका विस्तार आपको कहां से कहां देखने को मिलेगा, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। अब एक बात है, संरचनात्मक रूप से, स्ट्रक्चरल फॉर्म में यह किसका भाग है, बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है, बेसाल्ट रॉक से निर्मित है, जिसके क्षरण से यानी जिसके डिग्रेडेशन से किस तरीके की सॉइल बनती है, काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। ये पॉइंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मालवा के पठार में जो जो चीजें, देखिए आपका एग्जाम एकदम अभी आपके सर पे है। अगर इस तरीके के टाइम पे आपको जो पढ़ना चाहिए, जिन चीजों पे हम आपको ज्यादा इंफेसाइज कर रहे हैं कि ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, इस पे स्टार लगाइए, उन चीजों को आप सच में स्टार करके चलिए, ताकि एग्जाम से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले जब आप रिवाइज करें तो केवल स्टार मार्क किए हुए, लगाए हुए, या फिर जो आपको महत्वपूर्ण बताए गए हैं उन चीजों को आप पढ़ेंगे। मालवा के बारे में क्या बताया गया कि मालवा का पठार जो है संरचनात्मक दृष्टि से वो बना है बेसाल्ट की चट्टानों से। अब ये चट्टानें क्या होती हैं, चट्टानें अपने आप में एक पूरा का पूरा चैप्टर है। मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं चट्टानों के बारे में। बेसिक चट्टानें 3 प्रकार की हैं।
कितने प्रकार की बताई? 3 प्रकार की बेसिक चट्टानें हैं। एक चट्टान का नाम है आग्नेय चट्टान, जिसको हम इग्नियस रॉक्स कह रहे होते हैं। दूसरी चट्टान का नाम है अवसादी चट्टान, जिसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और तीसरे प्रकार की चट्टानों का नाम है कायांतरित चट्टानें, जिसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये 3 प्रकार की बेसिक चट्टानें हैं, बेसिक मूल चट्टानें ये 3 हैं। इन्हीं में से जो हमने पहली चट्टान आपको बताई, जिसको हमने कहा इग्नियस रॉक्स, उसी इग्नियस रॉक्स में कई प्रकार हैं, कई टाइप्स हैं उसके, जिसमें से एक टाइप है बेसाल्ट, एक टाइप है ग्रेनाइट, एक टाइप है नीस, और भी कई सारे। तो ये जो टाइप हैं ये किस तरीके से डिसाइड होते हैं? आग्नेय चट्टानें जिससे बनती हैं, आग्नेय चट्टानें बेसिकली जमीन से जब लावा का उद्गार होता है, इरप्शन होता है, उस लावा के फैलने से और धीरे धीरे ठंडा होने से इन चट्टानों का निर्माण होता है। तो लावा कैसे निर्धारित करता है कि कोई चट्टान बेसाल्ट होगी कि कोई चट्टान ग्रेनाइट होगी? बेसिकली लावे में उपस्थित सिलिका की मात्रा के आधार पर डिसाइड होता है कि कोई चट्टान बेसाल्ट की बनेगी, ग्रेनाइट की बनेगी, रायोलाइट की बनेगी, डायोलाइट की बनेगी, कैसी बनेगी। तो अभी हमें उस पूरे चैप्टर को यहां पे डिस्कस नहीं करना है। हमने इंट्रोडक्शन ले लिया कि बेसाल्ट एक चट्टान है जो कि आग्नेय चट्टान का ही एक प्रकार है। तो बेसाल्ट चट्टान के बारे में आपको एक पॉइंट हमेशा दिमाग में रखना है, बेसाल्ट चट्टान उसके डिग्रेडेशन से, उसके क्षरण से जिस तरीके की मिट्टी का विकास होगा वो मिट्टी काली होगी, ब्लैक सॉइल होगी, या काली कपासी मिट्टी का निर्माण होगा। कपासी क्यों कहा? क्योंकि काली मिट्टी में कपास जो फसल होती है उसका उत्पादन अच्छा होता है। तो ये बात यहां से महत्वपूर्ण है। हो सकता है इसी से आपको एक सवाल वहां पे देखने को मिल जाए। तो बेसाल्ट चट्टान है, काली मिट्टी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस मालवा के पठार से किस नदी का अपवाह क्षेत्र का संबंध है? तो उस नदी का नाम है चंबल नदी। साथ साथ आप चीजों को निपटाते चलिए, जैसे अरावली, लूनी, मेवाड़, बनास और मालवा कौन सी नदी हो जाती है? नदी का नाम है चंबल नदी। चंबल नदी के अपवाह क्षेत्र का संबंध है मालवा के पठार से। अब चंबल नदी की एक विशेषता यह है, चंबल नदी उत्खात भूमियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अब ये उत्खात भूमि क्या होती है? उत्खात भूमि को इंग्लिश में कहा जाता है बेडलैंड। बेडलैंड टॉपोग्राफी के लिए फेमस है कौन? या फेमस कहिए या फिर कहिए कि वो उसके लिए कुख्यात है, विख्यात नहीं है, कुख्यात है कि इस चंबल नदी से उत्खात भूमियों का निर्माण होता है, जिन्हें वहां की लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है बीहड़। आपने सुना होगा बीहड़ के डाकू। तो बीहड़ किसको कहते हैं? जरा हम इस बात को चित्र में देख लेते हैं कि बीहड़ या उत्खात भूमि दिखने में कैसी लगती है। बेडलैंड टोपोग्राफी ऐसी होती है कि नदियां जो है वहां की जमीन को काट करके इस तरीके से गहरी गहरी खाइयां बना देते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। नदी की एक ब्रांच आई, एक शाखा यहां से गुजरी और उसने यहाँ की मिट्टी का कटाव कर दिया, तो यहाँ पे इस तरीके की गहरी खाई हो गई। तो आप वहां देखेंगे तो आपको इस तरीके की टोपोग्राफी देखने को मिलेगी कि आप कुछ मीटर का एरिया आप देखेंगे कि प्लेन है, उसके बाद आप देखेंगे खाई है। अगर आप कभी दिल्ली से ग्वालियर का यात्रा करें तो आपको उसमें इस चंबल भूमि का, इस उत्खात भूमि को देखने को मिलेगा, तो उसे कहते हैं बीहड़ भूमि। मालवा के पठार में नेक्स्ट पॉइंट है, इस पठार का सर्वोच्च बिंदु, हाईएस्ट पॉइंट जो है वो सिगार है। नाम क्या है? सिगार है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मालवा के पठार का हाईएस्ट पॉइंट कौन है? नाम है सिगार। ये जो मालवा का पठार है, ध्यान रखिए, जिस तरीके से भारत सरकार ने इस बार जो है 2023 को, भारत सरकार के अनुमोदन पर 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है यूएनओ की तरफ से, उस समय इस तरीके के सवालों के पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करके चलना है कि ये जो मालवा का पठार है ये दाल, तिलहन, कपास और अनाजों के लिए क्या है? उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी ये क्षेत्र कहीं ना कहीं आप देखेंगे सेमी एरिड एरिया में आएगा, अर्धशुष्क क्षेत्रों में शामिल होगा, और यहाँ पे उसी तरीके के मोटे अनाज, दालों की खेती की जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हो सकता है इसी से घुमा के आपको कोई सवाल दे दे आयोग। केंद्रीय उच्च भूमि के अगले हिस्से पे हम चलते हैं। आप जब भी इसको पढ़ें तो मैप को आप नजर में रखिए। उसके बाद जो पठार का नाम है उसका नाम हमने बताया था आपको, बुंदेलखंड का पठार है। जरा देखते हैं, बुंदेलखंड एक जगह का नाम भी है। क्या विशेषता है बुंदेलखंड के पठार की? तो पहली बात तो ये है कि बुंदेलखंड का पठार जो है वो कहाँ पे मिलेगा? तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ग्रेनाइट और नीस, ये वही चट्टानें हैं जो हमने अभी आपको बताया था, आग्नेय चट्टानें। जैसे पहले बेसाल्ट थी, इस बार ग्रेनाइट और नीस हैं। ये हैं दोनों किसकी? ये भी आग्नेय चट्टानों का ही एक प्रकार है। ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से निर्मित संरचना को ही हम बुंदेलखंड का पठार कहते हैं।
यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, और ध्यान ये है कि जो हमने मालवा का पठार पढ़ा उसमें हमने कहा कि वहाँ पे बेसाल्ट की चट्टानें हैं। बेसाल्ट चट्टानों के डिग्रेडेशन से जिस प्रकार की मिट्टी का विकास होता है वो ब्लैक सॉइल है। पर ग्रेनाइट और नीस, जब ग्रेनाइट और नीस का भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होगा तो यहाँ पे आपको रेड सॉइल देखने को मिलेगी, लाल मिट्टी का विकास होगा। जब आप मिट्टी पढ़ेंगे, अगर आप इसको यही समझते चलते हैं तो मिट्टी पढ़ेंगे तो आप उस चीज को ज्यादा जल्दी से ग्रैब कर पाएंगे और तुरंत आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बुंदेलखंड के पठार में आपको लाल मिट्टी का विकास देखने को मिलेगा। नेक्स्ट विशेषता देखिए, भारत का एक सूखाग्रस्त एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र है, सूखाग्रस्त है, और आर्थिक रूप से कैसा है, एक पिछड़ा क्षेत्र है। अब ध्यान रखिए, भारत सरकार पिछड़े क्षेत्रों के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाती है। तो अगर आपको सही ऑप्शन तक पहुंचना हो और आपको उसके बारे में एक्चुअल जानकारी ना हो तो कम से कम आप अपने एजम्पशन से वहां तक चीजों तक पहुंच सकते हैं कि अगर सूखाग्रस्त क्षेत्र है और सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के लिए योजना बनाई है तो हो सकता है बुंदेलखंड के पठार का संबंध इससे हो। तो सही आंसर तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी बढ़ाते हैं इस तरीके के पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, इस बुंदेलखंड के पठार का संबंध जो है वो बेतवा नदी के अपवाह क्षेत्र से है। फिर एक नदी मिली, बुंदेलखंड के पठार में बेतवा नदी है, मालवा के पठार में चंबल नदी है, मेवाड़ के पठार में बनास नदी है, अरावली में लूनी नदी है। नदियां भी आपके साथ साथ हो रही हैं। एक बार जब हम देखेंगे तो आप नदियों को तेजी के साथ कर पाएंगे। यही होता है हॉलिस्टिक वे में तैयारी करना। बुंदेलखंड के पठार को जानने के बाद अब बारी आती है विंध्याचल पहाड़ी की। ये जो एरिया, ये जो आप ब्लैक कलर की लाइन यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करती है विंध्यन पहाड़ियों को। विंध्यन पहाड़ियों से बार बार सवाल आया है, कई बार सवाल आया है, लगभग हर आयोग ने सवाल बनाया है, क्योंकि विंध्यन पहाड़ी की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, और वो इंपॉर्टेंस ये है कि विंध्यन पहाड़ी लगभग भारत के बीचों बीच अवस्थित है। विंध्यन पहाड़ी भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऐसा कहते हैं कि विंध्यन पहाड़ी उत्तर के मैदान और पर्वतीय क्षेत्र को दक्षिण के पठारी क्षेत्र से अलग करती है, तो बीच में अवस्थित है। विंध्यन पहाड़ी है तो ऊंचा क्षेत्र है, तो एक जल विभाजक का काम भी करेगा। ऐसा कई बार होगा कि विंध्यन पहाड़ी से जो नदियां निकलेंगी उनका संबंध गंगा नदी तंत्र से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? गंगा नदी तंत्र से हो जाएगा। और इसी से कुछ नदियां निकलेंगी जो प्रायद्वीप की तरफ यानी नीचे की तरफ निकल रही होंगी, यानी कुछ नदियां इससे इस तरफ निकलेंगी। तो प्रायद्वीपीय पठार का जो जल है, जो नदी सिस्टम है, और जो उत्तर भारत का नदी सिस्टम है, उन दोनों को सेपरेट करने वाली संरचना का नाम है विंध्याचल की पहाड़ी। विंध्याचल की पहाड़ी, अगर आप मैप पे देखें, विंध्याचल की पहाड़ी एक ब्लॉक माउंटेन है। ये थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है आपके लिए ये फैक्ट को डाइजेस्ट करना, क्योंकि ये रेयर फैक्ट है, बट है। विंध्याचल की पहाड़ी एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण भी माना जा सकता है। विंध्याचल की पहाड़ी प्राचीनतम मोड़दार पर्वतों में से एक है, जिसको हम किसी सेंस में ब्लॉक माउंटेन भी कह सकते हैं। और कैसे कह सकते हैं, आइए जरा उसको देखते हैं कि कैसे विंध्यन की पहाड़ी एक ब्लॉक माउंटेन हो जाता है। अगर आयोग आपको ऐसा सवाल दे तो आप उसे सही करने की स्थिति। थोड़ा सा इस डिटेल मैप में देखिए आप विंध्याचल की पहाड़ी को। ये जो रेड कलर का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये विंध्याचल पर्वत है या विंध्याचल पहाड़ी जिसको आप कहते हैं, विंध्याचल रेंज है। इस पहाड़ी के उत्तर में, अभी हमने आपको बताया, इस पहाड़ी के उत्तर में जो है वो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, और ये भारत के बीच में है, यानी इससे ऊपर जो आपको दिखाई देगा वो भारत का उत्तरी हिस्सा है। और इसके दक्षिण में हमने आपको बताया कि दक्षिण का पूरा प्रायद्वीपीय पठार मौजूद है। अभी जो रेड कलर का हिस्सा है, इसके नीचे आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, एक नैरो सा पाथ आपको दिखाई दे रहा है। ये रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे एक घाटी है, एक वैली है, एक रिफ्ट बनी हुई है, और जिस रिफ्ट वैली से नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा रिवर बहती है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये नर्मदा घाटी है। अगर घाटी है तो जाहिर सी बात है वो गहरी होगी, और अगर पहाड़ी है तो जाहिर सी बात है वो ऊंची होगी। ब्लॉक पर्वत बिल्कुल ब्लॉक के जैसा होता है। आप जैसे ये देख पा रहे हैं, ये एक ब्लॉक है। ये जो ब्लॉक है ये अपने इन पॉइंट्स के, जैसे मैं इसको ए नाम दे दूं, इसको बी दे दूं, और इस ब्लॉक को कह दूं मैं सी, तो जो सी ब्लॉक है वो ए पॉइंट और बी पॉइंट की जो निम्नतम भूमियां हैं उनसे ऊंचा है। तो इस सेंस में आप देखेंगे कि सी ऊंचा है तो एक पर्वत बन जाएगा। अब पर्वत तो ऐसा भी पर्वत होता है और पर्वत एक ऐसा भी पर्वत है। तो ब्लॉक माउंटेन के लिए एक विशेषता ये है कि जो इसका कगार हो, ये वाला क्या हो, ये शार्प हो, एकदम खड़ा किनारा हो, तो आप कहेंगे कि ये ब्लॉक माउंटेन है। अब इसी मेथड को आप यहां पे अप्लाई करेंगे तो आप देखते हैं कि एक विंध्याचल है। इस विंध्याचल के उत्तर में आपको मैदान देखने को मिलता है,
और इसी के बिल्कुल लगा हुआ यहाँ पे आपको नर्मदा घाटी देखने को मिल रही है, नर्मदा वैली देखने को मिल रही है। इस सेंस में कहा जाता है कि विंध्याचल पर्वत एक ब्लॉक माउंटेन भी हो जाता है। बट अगर आप सामान्य फैक्ट्स के बारे में समझेंगे विंध्याचल की, तो विंध्याचल के बारे में एक फैक्ट है कि प्राचीनतम मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। आइए विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में मेन फैक्ट्स को जान लेते हैं, जहां से आयोग सवाल बनाता है। पहला फैक्ट है कि विंध्याचल पर्वत जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली संरचना है। और कैसी संरचना है? एक प्राचीन वलित पर्वत है, यानी एक फोल्डेड माउंटेन है। ये बात इसके बारे में ध्यान रखनी है। अगर पूछे आपसे, आपको स्टेटमेंट दे कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी एक फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, जो अवशिष्ट के रूप में मौजूद है। अवशिष्ट पर्वत जो शब्दावली है, अवशिष्ट का मतलब होता है कि वो श्रेणी जो अपने वास्तविक रूप में थी आज उस वास्तविक रूप में मौजूद नहीं है, यानी लगातार उसका अपरदन हुआ है और अपरदन के कारण उसका कटाव होने के चलते आज उसके अवशेष मात्र रह गए हैं, या कहीं पे कंप्लीट देखने को मिलती है और कहीं पे सिर्फ अवशेष है, तो उसको कह देते हैं हम कि वो एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं, नर्मदा की भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में कगार सदृश होने के कारण, जैसे मैंने बताया आपको कि इसके एक तरफ जो है आपको यहाँ पे ऐसे नर्मदा रिफ्ट वैली देखने को मिलेगी, इसे ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, दो फैक्ट हैं, दोनों को आप याद रखेंगे। एक फोल्डेड माउंटेन के बारे में इसके बारे में स्टेटमेंट बना सकता है, और एक ब्लॉक माउंटेन के बारे में, दोनों स्टेटमेंट इसके मामले में ठीक हो जाएंगे। अगर आप इसके विस्तार के बारे में बात करें तो इसका विस्तार मुख्यतः आपको गुजरात राज्य में, राजस्थान राज्य में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में देखने को मिलेगा। मालवा के पठार के बारे में आप राज्यों को 1% भूल सकते हैं, बट विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है, इस पे आयोग पहले सवाल बना चुका है। हम उसका प्रमाण आपको दिखाएंगे। अब देखिए, इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, और इसमें से कई सारे सवाल आपको प्रीवियस ईयर में सीधे देखने को मिलेंगे कि इस पहाड़ी को कहां पे किस नाम से जाना जाता है। देखिए, गुजरात में इसी विंध्याचल को जोबट की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। क्या पहाड़ियां हैं? जोबट की पहाड़ियां हैं। राजस्थान में इसी को मुकुंदरा हिल्स के नाम से जाना जाता है। आरएएस ने कई बार ये सवाल बनाया है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ने मुकुंदरा हिल्स को लेकर के कई बार सवाल बनाया है। तो मुकुंदरा हिल्स किसका हिस्सा है? मेन कौन है? विंध्याचल। और कहां पे कहा जा रहा है? राजस्थान में कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसको विंध्याचल, मेन विंध्याचल के नाम से जानते हैं। पूर्वी एमपी में, ईस्टर्न एमपी में आप इसको भारनेर की पहाड़ियों के नाम से जानेंगे। पॉइंट बी नोटेड, भारनेर की पहाड़ियां। इसके बाद देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश आरओ और उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस में कई बार बिहार के बारे में पूछा है कि कैमूर की पहाड़ियां कहां पर हैं। कैमूर की पहाड़ियां हैं बिहार में। एक बार तो आईएएस के सवाल में अरेंज करने को दे दिया था, पहाड़ियां दी हैं, कैमूर की पहाड़ी एक है। तो कैमूर की पहाड़ी कहां है? वो बिहार में है। पहाड़ी हो सकता है आप 1% भूल जाएं, पर कम से कम राज्य तो आपको याद रहेंगे कि पहले बिहार है, बिहार के बाद फिर आपको ये दूसरा राज्य, उसके बाद ऐसे तीसरा राज्य। पहाड़ी भले ना याद रहे, तो आपने पहाड़ी को स्टेट से कनेक्ट कर लिया। अब आप पहाड़ियों को पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब अरेंज करने की स्थिति में रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश में एक जगह है दामोह। क्या नाम है? दामोह में एक प्लेस है सद्भावना, इसका सर्वोच्च शिखर है। सद्भावना विंध्याचल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, जो कहां पे मिलेगा? मध्य प्रदेश के दामोह में। क्या करता है? केंद्रीय उच्चभूमि को नर्मदा नदी घाटी से अलग करता है। इसकी लंबाई अगर आप देखेंगे तो लगभग 1050 किलोमीटर है। भारत का एक प्रमुख जल विभाजक है। मैंने बताया कि ये गंगा नदी तंत्र को प्रायद्वीपीय नदी तंत्र से अलग करता है, इसलिए एक प्रमुख जल विभाजक हो जाता है, जो उत्तरी भारत के अपवाह क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह क्षेत्र से अलग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहां पर लाल बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर आपको देखने को मिलेगा, यानी उसके भंडार यहां पर मौजूद हैं। लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। अगर आप इस तरीके का कोई एग्जाम देते हैं जिसमें स्टेटमेंट या थोड़ा सा गहराई या कॉन्सेप्चुअल चीजों को ज्यादा पूछा जाता है, तो वहां पे आपको इस तरीके का सवाल देखने को मिलेगा, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। और वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव है, यानी यहां पर धात्विक खनिज नहीं है, लेकिन इस जगह पे कैसे सामान मिलेंगे आपको? कैसी सामग्री मिलेगी? भवन निर्माण सामग्री मिलेगी। जैसे आपको पत्थर लेना है, लाल बलुआ पत्थर, ये यहाँ पे मिल जाएगा। आपको चूना पत्थर लेना है तो वो आपको मिल जाएगा। तो भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की अधिकता है। अगर आप देखेंगे धातुओं की दृष्टि से, तो धातुओं, मेटेलिक चीजें, यहाँ पर मेटेलिक जो रिसोर्सेज हैं उनका अभाव है। तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए, अगर आपको पहचानना हो कि भवन निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी उपयोगी हो सकती है, तो फिर आप उसमें विंध्याचल के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट पठार का नाम है
बांदेरखंड का पठार, बांदेरखंड का पठार जो है आपको मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पे देखने को मिलेगा। इतना ही फैक्ट है, इतना ही जानना है, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। टॉपिक शुरू करने से पहले हमने आपको बताया था कि हम किसी भी टॉपिक को उसी इंटेंसिटी से समझेंगे जिस इंटेंसिटी से उससे सवाल पूछे गए हैं। जितनी इंपॉर्टेंस कोई रखता है हम उतनी ही इंपॉर्टेंस उसको देंगे। तो बांदेरखंड के पठार के बारे में विशेषता है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर आपको ये देखने को मिलेगा, वहां अवस्थित है। ऐसे ही एक पठार का नाम है बाघेलखंड का पठार, और बाघेलखंड के पठार के बारे में विशेषता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर देखने को मिलेगा। केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से यानी ईस्टर्न प्लेटू से अलग करने वाली संरचना का नाम है बाघेलखंड का पठार। आप जरा सा इसको हमारे डायग्राम के माध्यम से भी समझ लीजिए। डायग्राम कुछ इस तरीके से कहता है, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उसको देखिए किस किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के आप ऊपर में देखेंगे कि यहाँ पे आपको मालवा का पठार जो हम पढ़ चुके हैं, हमने देखा कि इसको यूपी और एमपी में हमने कहा था कि उसको विंध्याचल पहाड़ी कहते हैं। इसके बाद आपने देखा भारनेर की पहाड़ियाँ, ये हैं वो बिहार वाली कैमूर की पहाड़ियाँ, और इसको पूरे को नाम देते हैं। और इसके नीचे जो नदी बहती है उसका नाम है नर्मदा नदी। ये इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। और ये देखिए आपको यहीं पे एक नीचे में हम अभी पढ़ेंगे सतपुड़ा, उसमें एक नदी निकलेगी सोन नदी, और उसके इस तरफ आपको बाघेलखंड का पठार। तो बाघेलखंड के पठार तक हमने चीज़ों को देख लिया। ये मैप हम आपको पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। अब देख लेते हैं कि जो चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं उनमें से आयोग ने किस किस तरीके से सवाल पूछे हैं और उनको हम किस किस तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। आज का पहला सवाल है, सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे प्राचीन, ध्यान रखिए, सबसे प्राचीन के बारे में पूछा है। 4 ऑप्शन दिए हैं, हिमालय, विंध्यन, अरावली और सतपुड़ा। अभी तक जितनी जानकारी हमने देखी है उसमें देखा है कि जो हिमालय पर्वत, पूरा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हमने पढ़ा, और हिमालय जो है वो नवीनतम पर्वत का उदाहरण है। तो हिमालय तो नहीं है। विंध्यन भी इसके मामले में नहीं, क्योंकि विंध्यन भी एक मोड़दार पर्वत है जो बाद में बनेगा। सतपुड़ा भी हम पढ़ेंगे, सतपुड़ा भी इसके बाद बनेगा। अरावली के बारे में हमने आपको एम्फेसाइज करके बताया था कि अरावली दुनिया का सबसे प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। यही सवाल इसमें पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि राजस्थान और एमपी ने दोनों ने पूछा है। किस आयोग ने पूछा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि आयोग ने पूछा है और सवाल पूछने का तरीका क्या है। देखिए नेक्स्ट सवाल भी उसी तर्ज पर है, आयोग बदल गया है, सवाल वही है। सवाल क्या है, निम्नलिखित में से पर्वत प्रणालियों में से सबसे पुरानी कौन सी है। और फिर दिया है हिमालय का नाम दिया है, नीलगिरी का नाम दिया है, सतपुड़ा का नाम दिया है और अरावली का नाम दिया है। अभी तक आप जितनी जानकारी जानते हैं उतनी जानकारी से आप इसको मार्क कर पाएंगे कि अरावली के बारे में हमने एक फैक्ट जान लिया है कि अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी है। तो आप इसमें ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी अरावली सबसे पुरानी। और देखिए ये लेटेस्ट है, कोई पुरानी बात नहीं है, 2017 के मेंस में यूपी में पूछा है। तो ये सवाल, इस तरीके के सवालों को ध्यान रखना, ये सीधे सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है। जब आप हिंदी मीडियम में अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब आपको मेरा एक रिकमेंडेशन याद रखना है, और रिकमेंडेशन ये है कि जिस शब्दावली को आप हिंदी में पढ़ें और वो शब्दावली हो, सेंटेंस ना हो, तो उसको आप इंग्लिश में जरूर देखिए। क्योंकि आयोग आजकल क्या करता है, उसी इंग्लिश को देवनागरी लिपि में लिख देता है। जैसे रेजिडुअल हमने बताया था कि अवशिष्ट का इंग्लिश वर्जन है रेजिडुअल। देखिए यहाँ पे इसने सीधा लिख दिया है, और ये सवाल जो है यूपीपीसीएस ने पूछा है। क्या कहता है, रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है। और रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण हमने आपको बताया था कि अरावली आज जो है वो पर्वत के रूप में आपको हर जगह देखने को नहीं मिलती है, कई जगह पे उसकी पहाड़ियां हैं। बट आप अगर दिल्ली वाले रीजन में देखेंगे तो अरावली अवशेष के रूप में मौजूद है। थोड़ा बहुत आपको जेएनयू में बताया था मैंने, और जो राष्ट्रपति भवन है उसके आसपास देखने को मिलती है, यानी अवशेष मात्र है। तो क्या हो जाएगा, अरावली एक रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अरावली से संबंधित सवाल है कि अरावली श्रेणियां जो हैं वो किस राज्य में स्थित हैं। राज्य का नाम पूछा है। हमने तो आपको बताया था केवल इसमें तो एक राज्य को मार्क करना है। अगर आपसे सभी के सभी स्टेट्स के बारे में पूछे आप तब भी मार्क कर पाएंगे। हमने आपको बताया था कि दिल्ली से बात शुरू होती है और गुजरात तक जाती है। बीच बीच में आप देखेंगे दिल्ली के बाद हरियाणा में एंट्री लेगा, उसके बाद आप राजस्थान में देखेंगे, उसके बाद गुजरात में। तो इसमें से देखिए जितने स्टेट हमने बताए, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उसमें से कौन सा मिलेगा। ओडिशा नहीं है, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश नहीं है, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए आरओ की परीक्षा सर पे है, चाहे वो उत्तराखंड के आरओ की बात हो, यूपी आरओ की बात हो या अदर स्टेट के पीसीएस की बात हो। ये देखिए सीधा सवाल आरओ में पूछा गया है। आरओ की इंटेंसिटी आप समझ सकते हैं, इस तरीके के सवालों से है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। याद करिए उस बात को जब हमने कहा था कि जुरैसिक काल में गोंडवाना लैंड का विखंडन होगा। गोंडवाना लैंड के विखंडन के कारण ही भारत का प्रायद्वीपीय पठार बन रहा होगा। तो जुरैसिक काल की बात है।
जुरेसिक काल से ही भारत का दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार आपको देखने को मिलता है। और एक लाइन हमने आपको बोल के बताई थी कि जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है वो केवल भारत का प्राचीनतम पठार नहीं है, बल्कि विश्व के प्राचीनतम हिस्सों में से एक हिस्सा है। यही बात यहाँ पे कहता है कि कौन सा है। अब देखिए इसमें से पहचानते हैं, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय तो सबसे नवीनतम है, तो ये तो पॉइंट नहीं हो सकता। कहता है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान तो हिमालय के भी बाद बना है, क्योंकि उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण जो है हिमालय से नदियों के उतरने से उनके अपने साथ लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बना है, सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से बना है, तो ये तो और भी नवीन है। अगर आप देखें तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, तो ये ऑप्शन आप समझ गए होंगे कि सी ऑप्शन जो है इसका एकदम सही होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, जब हमें उत्तर मिल जाता है तो ये तो नहीं है। पूर्वी तटीय मैदान, ये भी हम देखेंगे पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण जो है वो किस तरीके से नदियां करती हैं। तटीय मैदान का निर्माण भी नदियों के द्वारा हुआ है, तो सबसे प्राचीन क्या हो जाता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप सवाल चेक कर सकते हैं कब आया हुआ है, आयोग ने पूछा है और 2018 में पूछा है। नेक्स्ट सवाल में पूछता है नीचे दिए गए कूप से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर, साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए सही अवस्थिति को अनुक्रम को चुनिए। यानी आपको इनमें से ABCD करके 4 ऑप्शन दिए हैं, इन पहाड़ियों का क्रम सजाना है। कैसे, दक्षिण से उत्तर की तरफ। मैं पहाड़ियों को देख लेते हैं। पहली पहाड़ी का नाम दिया है सतमाला की पहाड़ी, दूसरी पहाड़ी का नाम दिया है कैमूर की पहाड़ी, तीसरी पहाड़ी का नाम दिया है पीर पंजाल श्रेणी और चौथी का नाम दिया है नागा पहाड़ियां। इसमें सतमाला की पहाड़ियां अभी तक आप अगर हमारी वीडियो से सीख रहे हैं तो सतमाला की पहाड़ियां आपके लिए नई होंगी, ये हमें आगे पढ़ना ही है। तो सतमाला की पहाड़ियां जो है आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपने सभी पहाड़ियों को देख रखा है। कैमूर की पहाड़ियां अभी हमने विंध्याचल में देखा कि कैमूर की पहाड़ियां जो हैं वो आपको बिहार में देखने को मिलेगा। विंध्याचल का बिहार में जो विस्तार है वो कैमूर की पहाड़ियां हैं। पीर पंजाल श्रेणी याद करिए, पीर पंजाल श्रेणी किसको कहते हैं, पीर पंजाल मध्य हिमालय की जो जम्मू कश्मीर में श्रेणी है उसी को कहते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, मिडल हिमालय, ये हिमालय है, मिडल हिमालय की एक श्रेणी है जिसका नाम है पीर पंजाल। तो देखिए भारत के सबसे उत्तरी क्षेत्र में मिलेगा ये आपको। नागा पहाड़ियां नागालैंड में है, याद करिए नागा पहाड़ियां नागालैंड में है। अगर आप इस सवाल को मैप के माध्यम से सोल्व करना चाहेंगे तो ये सवाल बहुत आसान है। अगर आप इसको इन्फॉर्मेशंस को रट के सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो सवाल थोड़ा सा कठिन हो सकता है, बट अगर आप इसको मैप के माध्यम से, जैसा कि मैं बताता चल रहा हूं आपको कि आप चीज़ों को मैप पे करने की कोशिश करिए। ब्लैंक मैप लीजिए, उस पर पहाड़ियों को सजाइए, 10, 12, 15 मैप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें तैयार हो जाएंगी। देखिए एक ऑप्शन में दिया है सतमाला की पहाड़ियाँ। सतमाला की पहाड़ी के बारे में हमने बताया कि वो महाराष्ट्र में है। अवस्थिति देख लीजिए, मैं यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करता चलता हूँ, आप अपने आप अंदाजा लगा लेना कि सबसे दक्षिण में कौन है और उसके उत्तर में कौन कौन है। उसके बाद उसने बताया है कि एक पहाड़ी है कैमूर की पहाड़ी, उसके बाद उसने एक बताया है कि एक पहाड़ी है जिसका नाम है नागा पहाड़ी, और एक पहाड़ी है जो श्रेणी है जिसका नाम है पीर पंजाल श्रेणी। आप इस क्रम को देख पा रहे होंगे, पहले सतमाला है सबसे दक्षिण में, उन पहाड़ियों में दूसरे नंबर पर कैमूर का नाम आता है, तीसरे नंबर पर नागा हिल का नाम आता है और चौथे नंबर पर पीर पंजाल श्रेणी आपको देखने को मिलेगी। देखिए ये सवाल मैप के माध्यम से कितना आसान हो जाता है, और अगर आप इसको मन ही मन या किताबों में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये थोड़ा सा आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। अब आप उसके सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि सूची ए यानी लिस्ट ए को लिस्ट 2 से मिलान करना है और उसके नीचे दिए गए हैं कुछ कोट, उनको पहचानना है कौन सा सही होगा। तो इसका क्या उत्तर होगा हम उसको यहीं पे देखते हैं। देखिए एक पहाड़ी का नाम दिया है, एक तरफ उसने पहाड़ियां दी हैं और दूसरी तरफ उसने स्टेट का नाम दिया है, यानी कौन पहाड़ी कहाँ पे मिलेगी। जैसे मैंने अभी बताया आपको मालवा के पठार को स्टेट में चेक करिए, जैसे आपको बताया विंध्याचल श्रेणी के स्टेट कौन कौन से हैं, वो आपसे सवाल पूछता है। और देखिए उसका प्रमाण ये रहा, क्या पूछता है कि गारो पहाड़ी कहाँ पर है, मिरी पहाड़ी कहाँ पर है, कोल्लई मलाई पहाड़ी कहाँ पर है और डालमा हिल कहाँ पर मिलेगी। देखिए गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों पहाड़ियां जो हैं आपको मेघालय के पठार में देखने को मिलेगी। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। मिरी पहाड़ी याद करिए, अबोर, मिरी, डफला, अरुणाचल प्रदेश में हमने इन पहाड़ियों को देखा था, तो मिरी के बारे में अरुणाचल प्रदेश एकदम सही हो जाएगा। डालमा हिल जो है आपको झारखंड में देखने को मिलेगी। अगर आपको पता है, वैसे भी एक ऑप्शन बचता है, अगर आप उस ऑप्शन से नहीं जाना चाहें, सीधा भी सटीक करना चाहें, तो इस तरीके के नाम के जो शब्दावली है, जो उच्चारण है, जैसे कोल्लम, कोल्लई, मलाई, इस तरीके के नाम आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेंगे और उसमें आप जो है तमिलनाडु के साथ में जा सकते हैं। इस तरीके से हम, अगर कोई सवाल ऐसा आता है जिसमें हमें उसके 70% हिस्से की जानकारी है, उसके 30% हिस्से वो किस तरीके से एक गैसवर्क के माध्यम से, वो भी लॉजिकल गैसवर्क कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो यहाँ पे आपको सिखाया जाता है।
हमने देख लिया केंद्रीय उच्च भूमि में कौन कौन सी चीज़ें हैं, हमने देख लिया कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी को कहाँ किस नाम से जानते हैं, उससे संबंधित कौन कौन से सवाल आयोग ने अभी तक पूछे हैं वो भी हमने देख लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज़ में, नेक्स्ट वीडियो में एक काम करना शुरू करेंगे कि वो सवाल जो सीधे हैं उनको भी लाएंगे, और जो सवाल थोड़े से पेचीदा हैं, पेचीदा इस सेंस में है कि उनमें लॉजिकल वर्क करना पड़ता है, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको हम क्वेश्चन सॉल्विंग की ट्रिक भी बता सकें, कैसे एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको चीज़ें नहीं आती हैं तब भी आप सही उत्तर तक पहुँचें, किस तरीके से आप एक स्मार्ट वर्क करके सही उत्तर मार्क करें, ये भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारियों के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए ये वीडियो लाभदायक है, आपको इससे लाभ मिलता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ, संबंधियों के साथ, और जो ज़रूरतमंद है उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।